हॉस्पिटल में आने में भी कई बार उनको डाउट रहता है कि हो सकता है हमको कैंसर है। हम बीमारी को अपने अंदर बढ़ने देते हैं। 99% अगर देखें ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ फीमेल्स। मेंटली इतना अनस्टेबल हो जाते हैं सिर्फ एक बीमारी के फियर से, जो कि उनको है नहीं। बच्चे आकर बोलते हैं कि माई मॉम ऑल्सो हैज़ दिस सिम्टम, तो कैन वी गेट हर चेक। ज़्यादा समय बैठना इट सेल्फ इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन ब्रेस्ट कैंसर। बीमारी ने तो आपके ऊपर अटैक कर दिया है, बट जो डर गया मर गया। देखिए, अगर सेल्फ मेडिकेशन होती तो आज के दिन पे उनको नोबेल प्राइज मिल गया होता। कई बार होता है सिर्फ एक ही इलाज की मोडालिटी से आप ठीक हो जाते हैं। बाल नहीं जाने चाहिए चाहे जान चली जाए। पेशेंट से लोगों को कोई खतरा नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आंचल अग्रवाल जी। आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, MBBS हैं और बहुत सारी इन्होंने पढ़ाई की है। इन्हीं से जानते हैं और समझते हैं थोड़ा सा। बहुत बहुत स्वागत मैम हमारे स्टूडियो। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो कैंसर शब्द को मुंह से भी नहीं निकालना चाहते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं मुंह से निकाल दिए और ये हमको हो नहीं जाए। सेम वे हॉस्पिटल में आने में भी कई बार उनको डाउट रहता है कि हो सकता है हमको कैंसर है, बट सिंस इस शब्द का ही इतना ज़्यादा डर सोसाइटी के अंदर है, वो हम ऑन्कोलॉजिस्ट के पास आने से भी डरते हैं कि कहीं हमारे पास भी आ गए तो उनको कैंसर अटैक ना कर दे उनके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। इससे पहले कि हम अपने विषय पर और आगे बढ़ें, जैसे हम कहते हैं कि ऑन्कोलॉजिस्ट, ये ज़्यादातर हम परिचित नहीं हैं इस लफ्ज़ से। क्या ये कैंसर की ये स्टडी को करने वाले व्यक्ति को कहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट? बिल्कुल ठीक है। ऑन्कोलॉजिस्ट इज़ बेसिकली अ डॉक्टर हु हैज़ स्टडीड अबाउट द कैंसर। कैंसर स्पेशलिस्ट का जो आप बोल सकते हैं मेडिकल में जो उनकी स्पेशलिटी का नाम होता है, दैट इज़ ऑन्कोलॉजिस्ट जी। तो आपका अब तक का कितना सफ़र हो गया? आपने अपनी जो प्रैक्टिस है अब तक कितनी? एक्चुअली आई हैव मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ ऑन्कोलॉजी। जी। तो मतलब डे टू डे हम लोग कैंसर पेशेंट्स के साथ ही डील करते हैं। तो इससे जुड़े जितनी भी बातें हैं, लोगों के अंदर फियर हैं, कंसर्न्स हैं, हम डेली उसको बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी से देखते हैं। आप, जहाँ तक मैं जान पाया हूँ, आप उत्तर प्रदेश से हैं और फिर अब आप पंजाब में इतने समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो भारत का आपको लगभग पूरा आप परिचित हैं आप डेमोग्राफी से। तो आपको कैसे महसूस होता है कि पंजाब में जो कैंसर के प्रति अवेयरनेस है वो क्या ठीक है या कम है, या कैसे आप समझते हैं? अवेयरनेस काफ़ी कम है, इसीलिए हमारा जो ज़्यादा फोकस रहता है वो लोगों को सिम्टम्स के बारे में अवेयर करने का रहता है। दोनों तरह के स्पेक्ट्रम देखे जाते हैं। एक स्पेक्ट्रम में लोग ऐसे आते हैं जो बीमारी को नज़रअंदाज करते हैं, यानी कि उनको कोई सिम्टम है भी तो उनके मन में कहीं ये डाउट रहता भी है कि मुझको कैंसर हो सकता है, तो वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा उसको नज़रअंदाज करते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं है। और दूसरे स्पेक्ट्रम में ऐसे लोग आते हैं जिनको कैंसर का कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा मतलब अवेयरनेस बोलिए या मिस इन्फॉर्मेशन बोलिए, इतनी ज़्यादा अवेलेबल है कि वो इतने ज़्यादा डरे हुए होते हैं। हर महीने हमारे पास आके बोलते हैं हमारा चेकअप कर दीजिए, हमको कैंसर तो नहीं है। तो दोनों ही स्पेक्ट्रम हमारे लिए ख़राब होते हैं। वन इज़ हम बीमारी को अपने अंदर बढ़ने देते हैं, अनदर स्पेक्ट्रम वो है कि जो लोग ठीक हैं लेकिन मेंटली इतना अनस्टेबल हो जाते हैं सिर्फ एक बीमारी के फियर से, जो कि उनको है नहीं। तो जैसा कि हम लोग अक्सर सुनते हैं अनुवांशिक या हेरिडिटरी, तो क्या कैंसर भी हेरिडिटरी होता है? कैंसर हेरिडिटरी होता है। सिंस ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, जिसको पिंक अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ पर हम ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर फोकस करते हैं। होल मंथ हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए लोगों को उसके सिम्टम्स को लेकर, उसके इलाज को लेकर, या उसके अंदर बेसिकली जितने भी गैप्स हैं लोगों के और डॉक्टर्स के बीच में, हम उनको फिल करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो अबाउट 5 to 10% जो पेशेंट्स होते हैं वो ही, उनके अंदर ही सिर्फ हेरिडिटरी होता है। रेस्ट ऑफ द 90% लोगों के अंदर दूसरे रीजंस होते हैं। तो चलिए अब ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर ही हम लोग फोकस करते हैं। तो ये ज़्यादातर महिलाओं से जुड़ा हुआ है?
99% अगर देखें ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ डिजीज़ ऑफ फीमेल्स, बट एक्सक्लूसिवली हम बोल नहीं सकते हैं बिकॉज 1%, लेस देन 1% मेल्स के अंदर भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो दो इट लुक सरप्राइजिंग टू द पीपल के मेल्स के अंदर भी या आदमियों के अंदर भी ये होता है, तो अबाउट 1% लोगों के अंदर, मेल्स के अंदर भी ये हो सकता है। तो चलिए, अब आपने जैसे कहा कि महिलाओं में ज़्यादा है, तो किस उम्र से आप समझते हैं कि हमें सचेत हो जाना चाहिए या इसके बारे में हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए? अवेयरनेस तो देखिए जितना हम यंग एज से रखेंगे उतना ही हमको फ़ायदा है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी जो एक्सेप्टेंस होती है इवन नॉलेज के लिए भी वो घटती चली जाती है। तो यूजली इसीलिए बोला जाता है 25 ईयर्स के बाद हमको 1 in 3 years अपना जो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है वो किसी मेडिकल प्रोफेशनल से करवाना चाहिए। बट अगर स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो वो यूजली हम लोग 40 ईयर्स के ऊपर शुरू करते हैं। तो क्या ये सही है कि स्क्रीनिंग जो है 40 ईयर्स के बाद ही शुरू हो? अगर आप अवेयरनेस की जैसे बात कह रहे हैं कि बचपन से ही या जितनी जल्दी हो सके, तो क्या हमारा जो आसपास का सिस्टम है वो हमें अलाउ करता है कि सचमुच लोगों को इसके प्रति उस उम्र में जिसमें आप कह रहे हैं जागरूक कर पाते हैं हम? बेसिकली हम लोग बहुत सारे लेक्चर स्कूल्स और कॉलेजेस में इसीलिए देते हैं बिकॉज अगर जब तक हमारा जो यंग जनरेशन है या यूथ, जब तक इसके लिए हम उसको एजुकेशन नहीं देंगे, उसको अवेयर नहीं करेंगे। बहुत बार तो ऐसा होता है हम लोग स्कूल में लेक्चर देते हैं या कॉलेजेस में, तो बच्चे आकर बोलते हैं कि माई मॉम ऑल्सो हैज़ दिस सिम्टम, तो कैन वी गेट हर चेक। तो कई बार बच्चे से आप पेरेंट्स के ऊपर पहुंच सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका जो इंफॉर्मेशन है वो बचपन से आनी चाहिए, या एटलीस्ट एक जब आप अंडरस्टैंड कर पाएँ उस एज से आना चाहिए। दो इट इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर देम टू बी अवेयर इन दैट एज, उनके लिए वो इम्पोर्टेंस नहीं होती है उस चीज़ की, बट इट कैन बी रेलिवेंट टू रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो। अब अगर हम थोड़ा सा समझ पाएँ कि इसकी वजह क्या हो सकती है, आजकल का लाइफस्टाइल, खान पीन, मोबाइल, या आप कुछ और समझते हैं? देखिए बहुत सारा जो ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं अगर, तो हर 4 में से एक ब्रेस्ट कैंसर को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके बचा सकते हैं होने से। और मेजर जो कॉज़ है आजकल ब्रेस्ट कैंसर होने का, उसके अंदर लाइफस्टाइल जो है बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल हम देखते हैं मोटापा एक बहुत ही ऐसा कारण बन गया है, या फिजिकल इनएक्टिविटी, हम लोग ज़्यादा समय बैठ कर बिताते हैं। वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज़ मोबाइल, और आप स्क्रीन को डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं कि उसकी वजह से कैंसर हो रहा है, बट मोबाइल और स्क्रीन से हम ज़्यादा समय बैठे रहते हैं। जब हम मोबाइल देखते हैं या टीवी देखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैठ कर देखते हैं, तो ज़्यादा समय बैठना इट सेल्फ इज़ अ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इन ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा खाने में बहुत सारा होता है कि हम लोग जंक फूड का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर अल्कोहल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग विच कैन गिव राइज टू ब्रेस्ट कैंसर। उसके अलावा लेट मैरिजेस हो रही हैं, लेट चाइल्ड बर्थ हो रहे हैं, not breastfeeding your kids is also one of the contributing factor. So there are lot many contributing factors which you can prevent in breast cancer. अब आते हैं कि जांच जो है उसके लिए तो बहुत सारी टेक्निक्स आपके पास होंगी, लेकिन अमूमन ये कहा जाता है कि कहीं कोई लंप है तो वो कैंसर हो सकता है। क्या लंप होना सीधा इंडिकेट करता है कि ये कैंसर ही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है। लंप जो होता है 90% से ज़्यादा चांसेस में वो ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता है। मेनली जो सस्पिशियस लंप होता है वो पेनलेस होता है और साइलेंट होता है। यूजली अगर कहीं पर पेन होता है तो हम ऑटोमेटिकली उसके लिए कुछ दवाई ले लेते हैं या डॉक्टर के पास चले जाते हैं। तो अगर कोई पेनलेस गांठ है, अभी अभी बनी है, उसके अंदर कोई साइज़ में चेंज हो रहा है, शेप में चेंज हो रहा है, दिन पे दिन बढ़ रही है, सो दोज आर सम रेड फ्लैग्स विच यू शुड नॉट इग्नोर। बट कोई भी लंप है, आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आप जाइए, जांच कराइए, अगर वो ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करके कैंसर रूल आउट करना ज़रूरी होता है। और जैसा कि हमारे समाज में रहता है कि जब भी हमें कोई छोटी सी भी समस्या होती है तो हम
अपनी नानी दादी या बड़ों से बात करते हैं और फिर वो हमें कहते हैं कि ये काढ़ा पी लो, ये जड़ी बूटी खा लो, या नमक कम खाओ, या ऐसा करो। तो क्या इसमें भी कोई सेल्फ मेडिकेशन ऐसा कुछ आप समझते हैं, है कोई? देखिए, अगर सेल्फ मेडिकेशन होती तो आज के दिन पे उनको नोबेल प्राइज़ मिल गया होता। अगर ऐसा कोई काढ़ा या ऐसी कोई जड़ी बूटी होती जिससे हम कैंसर को ठीक कर पाते, तो वो इतना सीक्रेटली यूज़ नहीं होता। उसको वर्ल्ड वाइड हम कितने ज़्यादा पेशेंट, हर साल अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर से, नए ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट हम लोग देखते हैं। तो अगर ऐसी कोई मिरेकुलस मेडिसिन होती जो घर में देने से ही पेशेंट ठीक हो जाता, तो इतनी सारे जो फीमेल्स मर जाती हैं हर साल, हम उन डेथ्स को बचा सकते थे। और साथ ही इस तरह की जड़ी बूटी और काढ़े का तो पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही है, तो वो ऐसी छुपी हुई काढ़ा नहीं होता फिर। तो एग्जामिनेशन इसका अगर कोई आप कहें कि हम लोग अपने तौर पर समझ पाएँ, देख पाएँ अपने आप को, क्या ऐसी कोई एग्जामिनेशन अपने लेवल पे कर सकते हैं? कर सकते हैं। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन बेसिकली एक एग्जामिनेशन होता है जो हम लोग बोलते हैं 25 ईयर्स के ऊपर कोई भी फीमेल है, अपने आप को एक बार महीने में ऐसा दिन रखिए जो आपके पीरियड्स के 4th या 5th डे पर होता है। आपको शीशे के सामने खड़े होकर अपने ब्रेस्ट के अंदर कोई भी एबनॉर्मल गांठ आपको दिखाई देती है, साइज़ में, शेप में, या आपको कुछ भी चेंजेस लगता है, तो आप अपने आप को चेक करिए। बिकॉज जो सबसे फर्स्ट डॉक्टर होता है हमारी बॉडी का, वो हम खुद होते हैं। बाद में फिर हम एक्चुअल डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आपको अपने आप की बॉडी के लिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने जैसे कहा कि कोई चेंज है तो उसको आप देखें, और अगर आपको लगता है सस्पिशियस है, तो फिर आप जो भी आपके पास में डॉक्टर है उनके पास जाकर उसकी जांच ज़रूर कराएं। इसमें आजकल एक बहुत सुनने में आता है कि आप अगर जल्दी इलाज शुरू कर देंगे तो आप बचाव भी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्या ये बात सत्य है कि? बिल्कुल सही है। दैट इज़ वाई स्क्रीनिंग का इम्पोर्टेंस हम लोग देते हैं। स्क्रीनिंग इज़ समथिंग जिससे जो लोगों को कोई सिम्टम नहीं है, सपोज आई एम अ नॉर्मल फीमेल, आई हैव नो ब्रेस्ट लम्प, आई हैव नो सिम्टम, तो स्क्रीनिंग बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए होती है जिसके अंदर हम ब्रेस्ट की जांच करते हैं बाय चेकिंग द ब्रेस्ट एंड ऑल्सो बाय डूइंग मैमोग्राफी। उसका पर्पज़ ही ये है कि अगर ब्रेस्ट में बहुत छोटी सी भी कोई गांठ है उसको हम जल्दी पकड़ लें, और बाय चांस अगर वो कैंसरस होती है तो उसका इलाज बहुत ही इफ़ेक्टिवली हो जाता है, और उसके अंदर जो पेशेंट का आउटकम होता है, सर्वाइवल, वो बहुत अच्छा हो जाता है। इसके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत अच्छा अवेलेबल है जिसको मैमोग्राफी कहते हैं। वो बेसिकली ब्रेस्ट का एक एक्सरे होता है जो हम लोग 40 ईयर्स के ऊपर हर फीमेल को रेकमेंड करते हैं। एवरी ईयर आपको कराना चाहिए 65 ईयर्स की एज तक, बिकॉज उस एज में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। बट हमारी जो यूजुअल मेंटालिटी लोगों की होती है वो ये होती है कि जब हम ठीक हैं तो हमें टेस्ट करना क्यों है। बट जो मैमोग्राफी या स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं वो नॉर्मल लोगों के अंदर ही किए जाते हैं, ना कि उन लोगों के अंदर जिनको सिम्टम है। जिनको सिम्टम है वो तो उसकी जांच के लिए टेस्ट करेंगे। जैसे कि आप जाते हैं कभी भी किसी हॉस्पिटल में, आपका बीपी, आपका शुगर चेक होता है, चाहे आपको बीपी या शुगर है या नहीं, बिकॉज वी वांट टू रूल आउट इफ यू आर अ हाइपरटेंसिव और अ डायबिटिक। तो सेम वे इन कैंसर ऑल्सो देर आर सर्टेन स्क्रीनिंग टेस्ट विच वी नीड टू डू। देर आर लॉट ऑफ कैंसर्स इन विच मतलब अभी भी हमारे पास जो इलाज के बहुत अच्छे मेथड्स नहीं हैं, बट ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके अंदर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। हमारे पास बहुत अच्छे इलाज के टूल्स हैं। बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के अंदर सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी, ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो इस बीमारी से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको बीमारी को जल्दी पकड़ना है, ना कि इतना लेट कर देना है कि जिस समय पर इनमें से कोई भी टूल आपके लिए यूज़फुल नहीं हो। जितना जल्दी आप हमारे पास आएंगे उसका मतलब है उतनी ही अर्ली स्टेज में आप पकड़ पा रहे हैं हम उसको। कई बार होता है सिर्फ एक ही इलाज की मोडालिटी से आप ठीक हो जाते हैं, आपको हर इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जितना आप लेट आते हैं उतना रिजल्ट घटता चला जाता है,
उतना खर्चा आपका बढ़ता चला जाता है, उतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी घटती चली जाती है। तो आपको समय पर हमारे पास आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सारी इलाज के ऐसे तरीके हैं जो आप डे केयर बेसिस पे लेते हैं। आप आते हैं, इलाज करा के घर चले जाते हैं। कीमोथेरेपी की बात करते हैं तो आपका जब कीमोथेरेपी का साइकिल ड्यू होता है, आप आते हैं, कराते हैं, घर चले जाते हैं। सेम इज़ विद रेडियोथेरेपी। आप लगभग 15-20 मिनट के लिए हॉस्पिटल आते हैं, फिर अपना करा के चले जाते हैं। देन देयर आर सर्टेन टैबलेट्स ऑल्सो जो कि हार्मोनल थेरेपी की होती हैं, वो आप घर पर ही लेते हैं। सर्जरी के लिए सिर्फ उतनी ही ड्यूरेशन के लिए आपको एडमिट होना है जितने में आपकी रिकवरी होती है, मे बी 5-7 डेज, नॉट मोर देन दैट। तो इलाज का कोई भी भाग कंटिन्यूसली आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहकर नहीं लेना है अनटिल और अनलेस आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, आपको कोई और मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको एडमिट रहना है। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं तो सर्जरी का साइड इफ़ेक्ट है, भाई आपके अंदर ब्रेस्ट कैंसर है तो सम पार्ट ऑफ योर ब्रेस्ट विल गो बिकॉज दैट इज़ कैंसरस। इसके अंदर भी आजकल ब्रेस्ट को पूरा रिमूव नहीं किया जाता है। अगर आपका ब्रेस्ट सेव हो सकता है तो वो बचाने की कोशिश की जाती है। तो ये हो गया सर्जिकल एस्पेक्ट कि ब्रेस्ट को पूरा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो बच सकता है तो उसको बचाया जाता है। देन कम द कीमोथेरेपी पार्ट। कीमोथेरेपी के अंदर बाल चले जाते हैं आपके, कई बार काउंट्स कम होने की रिस्क रहती है, बट वो रिवर्सिबल होता है। वंस द कीमोथेरेपी साइकिल्स गेट ओवर तो बाल फिर से आते हैं, कई बार पहले से ज़्यादा घने और अच्छे बाल आते हैं। आजकल हम देख रहे हैं एक्ट्रेस हिना खान बार बार अपनी सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं कि कैसे इस बीमारी से डर के हमको घर के अंदर नहीं बैठना है, इससे लड़ना है। बीमारी ने तो आपके ऊपर अटैक कर दिया है, बट जो डर गया वो मर गया। हमको पता है, हमको उससे हिम्मत से लड़ना है। देन कम्स द रेडियोथेरेपी पार्ट। रेडियोथेरेपी में थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं बट टॉलरेबल होते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, रिवर्सिबल होते हैं बहुत सारे। हार्मोनल थेरेपी हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट है, बट अगर आपकी बीमारी के हिसाब से आपको वो लेना है तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए, ना कि इनहेरेंट फियर्स आस पड़ोस के लोगों से सुनकर या किसी का जिसका किसी और कैंसर का इलाज हुआ है उससे सुनकर आप डिस्करेज हो जाएं और इलाज नहीं लें। क्योंकि बहुत बार ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि वो उनको किस पेशेंट ने ये बताया है, उसको कौन सा कैंसर था, कौन सी स्टेज का था। वो ये बोलते हैं कि उसने तो कीमोथेरेपी लिया और वो मर गया, बट उसने किस स्टेज के लिए लिया, किस बीमारी के लिए लिया, उसकी कितनी एज थी, उसका और कोई बीमारी साथ में थी या नहीं थी। सो लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स कि आपके ऊपर साइड इफ़ेक्ट कैसे आएंगे। तो कभी भी आपको अपनी बीमारी से रिलेटेड कोई इलाज का डिसीजन रिश्तेदार पड़ोसियों से सुनकर नहीं लेना है। जो भी आपके फियर्स एंड कंसर्न्स हैं डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करिए, क्योंकि हर एक फियर एंड कंसर्न का कोई ना कोई रास्ता होता है। और जैसे बाल मैंने बताया, बाल एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है जिसके लिए कई बार पेशेंट्स होते हैं हमको सीधा बोल देते हैं कि बाल नहीं जाने चाहिए चाहे जान चली जाए। तो ये जस्ट सोसाइटी की वजह से उन्होंने ऐसा फैक्ट बनाया है, बिकॉज दे डोंट वांट टू सी देमसेल्व्स इन दैट सिचुएशन, चाहे जान उनकी चली जाए। और ऑन द अदर हैंड इस तरह के पेशेंट भी होते हैं जो पहले दिन पर ही अपने बाल शेव करा के आ जाते हैं कि आप करिए शुरू। तो इट्स जस्ट योर माइंड सेट हाउ यू सीज दैट डिजीज। ये बिल्कुल भी छूत की बीमारी नहीं है। अगर छूत की बीमारी होती तो हम आज यहीं नहीं बैठे होते। अब मेरे को 15 साल में तो ये हो ही गया होता अगर छूत की बीमारी होती। तो वी सी लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स ऑन अ डेली बेसिस। इट इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज़, इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कोरोना वायरस कि जो आपसे निकल के किसी दूसरे पर आ जाएगा। जिस घर में कैंसर का पेशेंट होता है वो पेशेंट बाकी के फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके खाना खा सकता है, उनके साथ कपड़े शेयर कर सकते हैं, बर्तन शेयर कर सकते हैं। उन पेशेंट्स को हम लोग आइसोलेट करके रखते हैं जब उनका कीमोथेरेपी चलता है, क्योंकि उस समय पर उनका इम्यूनिटी थोड़ा कम होता है। तो पेशेंट्स को लोगों से खतरा होता है टू कैच द इन्फेक्शंस, बट पेशेंट से लोगों को कोई खतरा नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ कंटेजियस डिजीज़। तो प्लीज़ जो ये एक स्टिग्मा है आपको उससे बचना है। और कई बार यही एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से पेशेंट
जिनको शक होता है कि उनको कैंसर है वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं अपने घर वालों को भी कि कहीं उनको घर से निकाल नहीं दिया जाए, अपनी जॉब वाली जगह पर नहीं बताते हैं कि कहीं उनको जॉब से नहीं निकाल दिया जाए। तो इट्स नॉट अ कंटेजियस डिजीज़। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो अभी हिना खान को चल रहा है ग्रीक में, देन ताहिरा कश्यप, देन देवर लॉट मोर, सोनाली बेंद्रे, तो दे ऑल हैव हैड दिस प्रॉब्लम और उन्होंने बहुत ही हिम्मत से इसको डील किया और इसके ऊपर अभी आजकल मतलब वो सही चल रहे हैं, मतलब दे आर डिजीज फ्री राइट नाउ। सपोज यू आर एलर्जिक टू समथिंग, वो आप डिस्कस करिए, आपका डॉक्टर आपको गाइड करेगा, बट अगेन जैसा मैंने बताया इट्स अ लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिजीज ऑल्सो। सो जंक फूड एज ए जनरल जो आप गाइडलाइन है वो अगेन यू हैव टू फॉलो दैट कि फ्राइड फूड कम करना है, आउटसाइड फूड कम करना है, पैकेज फूड कम करना है। देन इफ़ यू टेक्स एल्कोहल तो आपको एल्कोहल कंजम्पशन कम करनी है। इफ़ यू हैव सेडेंटरी लाइफस्टाइल तो थोड़ा एक्टिव रहना है, वॉक करना है। देयर इज़ वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार होता है एक बार कैंसर हो जाता है तो पेशेंट अपने को बेड तक सीमित कर लेते हैं, दे डू नॉट टेक अ ग्लास ऑफ वाटर ऑल्सो फ्रॉम द किचन, किसी ना किसी को बुलाकर वो करते हैं, दे थिंक दैट दे आर पेशेंट्स एंड दे हैव टू बी ऑन बेड। इलाज का मतलब है हम उनको सही कर रहे हैं सो दैट दे कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ आफ्टर दैट। प्लीज़ रिमेन एक्टिव। आप उसके बाद इलाज के दौरान भी और इलाज के बाद भी, तो खाने पीने का अगर कोई एलर्जी का इशू है तो आप उसको डिस्कस करिए, बट अदरवाइज जंक फूड, पैकेज फूड आपके लिए मना है, फ्राइड फूड मना है और एक्टिविटी थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी होती है। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी और उसमें एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी वो ये कि आपने ये नहीं कहा कि केवल खिचड़ी खानी है या यही दाल खानी है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेल्दी फूड खाना है बट आप कुछ भी खा सकते हैं जी। तो आज के इस थोड़े से हमारी वार्ता में मुझे लगता है कि हमारे देखने वालों को भी बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली होगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, कोई ख़ास मैसेज देना चाहें, कोई संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जो ब्रेस्ट कैंसर को लेकर अगर आप बात करते हैं तो मेरा मैसेज है कि अवेयर रहिए, कोई भी सिम्टम है डरना नहीं है। आप हर चीज़ का इलाज संभव है प्रोवाइडेड कि आप उसको लेकर हमारे तक आएँ, बिकॉज़ हम आपके पास घर में आके इलाज नहीं कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम, कई बार होता है कि पेशेंट अपने घर वालों को भी बताने में हेजिटेंट रहता है क्योंकि इतने सारे सोशल स्टिग्मा इससे अटैच्ड हैं। जी, जी, जी। तो प्लीज़ आप उस फियर को निकाल कर समय से हमारे पास आएँ। जितना अर्ली हम इसको डायग्नोसिस करेंगे उतना ही इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट होता है, खर्चा कम आता है, आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज़्यादा होती है। और एक बार अगर इलाज हो जाता है और आप उसके को क्योर कर लेते हैं तो उसके बाद लाइफ में इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आने का चांस कम रहता है। तो प्लीज़ इससे घबराएं नहीं। अगर बीमारी है तो उससे लड़िए, उसका इलाज कराइए, ख़त्म करिए, और अगर सिम्टम कोई है तो प्लीज़ उसको इग्नोर नहीं करिए। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे भी इसी विषय को लेकर और इससे जुड़े हुए और बहुत सारे विषय जिनको हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं उनको लेकर हम आपको जब बुलाएं, आप हमारे लिए और हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समय ज़रूर निकालें। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सो मच। तो आपने जैसा कि देखा कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा जैसा कहा जाता है, कोई भी चीज़ जो है उससे डर कर बैठने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़, वो बीमारी, वो नाम जिसको हम सुबह लेने में भी डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उसका इलाज नहीं है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने बहुत चीज़ें जो पहले असंभव थी वो संभव कर दी हैं। आज हम और आप इस तरह से बात कर पा रहे हैं। आपके और भी सवाल जो आएंगे वो भी हम डॉक्टर साहब से ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप हमारे प्रोग्राम को इसी तरह देखते रहें, प्यार बरसाते रहें, प्यार बांटते रहें, इस प्रोग्राम को शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।